9/11 के ये इमेजेस नए नहीं हैं। गुज़िश्ता 10 बरस में इन्हें आप सैकड़ों दफा देख चुके हैं, लेकिन जो नई बात मैं कहना चाहता हूं वो नई बात ये है कि 10 बरस के बाद 9/11 की कहानी अब वो कहानी नहीं रही जिसे आज भी अमरीकी और मगरबी ज़राए इब्लाग हमें सुनाना चाहते हैं। 9/11 के बदनसीब दिन मैं खुद न्यूयॉर्क में था। मुझे एहसास है कि एक ही शहर में 3000 इंसानों का एकदम अचानक से मर जाना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन गुज़िश्ता 10 बरस में इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 10 लाख से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं। लाखों घराने उजड़ चुके हैं। अब 9/11 की कहानी इन लोगों की कहानी है। यही वजह है कि आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है 9/11 की कहानी पाकिस्तानी की ज़ुबानी। लेकिन ये पाकिस्तानी मैं नहीं हूं, ये पाकिस्तानी वो 10 ओपिनियन मेकर और कमेंटेटर्स भी नहीं है जिनसे मैं बात करने चला हूं। ये पाकिस्तानी हम सब हैं, ये पाकिस्तानी आप हैं, और ये कहानी उस खौफ, दुख और गम की कहानी है जिसे हम सब ने सहा है। ये कहानी उस दुख, गम और खौफ की कहानी है जिससे हम सब गुजर रहे हैं, और ये कहानी उन शकूक की कहानी है जिसमें हम सब मुब्तला रहे हैं। और इस बहस का आगाज इस बुनियादी सवाल से होता है कि 9/11 ने अमेरिका और दुनिया और हम सब की जिंदगियों को किस तरह से यकसर तब्दील कर दिया। अफगानिस्तान की जंग दूसरी जंग अजीम और वियतनाम की जंग से ज्यादा तवील साबित हो रही है। 9/11 के हाईजैकर्स में से ना कोई अफगान था न तालिबान। ताज्जुब से लोग सोचते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला करने में इतनी जल्दी क्यों की। जब अमेरिकन एम्बेसडर और दूसरे लोगों ने डिमांड किया मुल्ला उमर से कि आप हैंड ओवर करें, तो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ मेरे घर आए खाना खाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों हैंड ओवर नहीं करते? तो उन्होंने कहा हम हैंड ओवर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबूत तो लाएं। तो मैंने कहा कोई सबूत नहीं दिए उन्होंने कहा नहीं, मुझे नीलाम जो यहाँ पे एम्बेसडर थे अमेरिका के, उन्होंने मुझे घर पे बुलाया था और मुझे कहा कि हम एविडेंस हैं जो आप मांग रहे हैं। तो उन्होंने एक मोटी सी किताब जो कि अखबारों की कटिंग थी वो मुझे पेश की। मैंने कहा जनाब इसकी बुनियाद के ऊपर तो हम नहीं कर सकते ना ये। मगर बहुत से ज़हनों में शक है कि अफगानिस्तान पे हमले का प्लान कुछ पुराना था। इसका ताल्लुक शायद सेंट्रल एशिया के तवानाई के ज़खायर से है। एक वैक्यूम है, इसको फिल करने के लिए, इजराइल को सिक्योरिटी देने के लिए, ऑयल को रीच आउट करने के लिए, ये स्ट्रेटेजिकली डिन्यूडेड एरिया है। ये जो वेस्ट एशिया है स्ट्रेटेजिकली डिन्यूडेड है और यहां उन्होंने आना ही आना है। और मैंने उसमें आप पढ़ लीजिए, प्रिडिक्ट किया कि नेटो आएगी, इसलिए कि नेटो का जो है नेटो हैज लॉस्ट रीजन एट अपनी रीजन एग्जिस्टेंस का जो था। सोवियत कोलैप्स के बाद नेटो के पास काम ही कोई नहीं था। सैनिक के और बगैर किसी जॉब के पड़े हुए हैं, आप खर्च कर रहे हैं और आप अटलांटिक अलायंस बनाई हुई है जिसके ऊपर अमेरिकन ट्रूप्स वहां मौजूद हैं, तो फिर नेटो का जवाब क्या है? अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट एक न्यूकॉन थिंक टैंक है जिसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी, जिसने 1998 में अपनी रिपोर्ट शाया की थी। आप इसको गूगल पे भी तलाश कर सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये बात क्लियरली कही थी कि 21वीं सदी के आगाज में अमेरिका को एक पर्ल हार्बर की जरूरत होगी, एक ऐसे वाक़े की जरूरत होगी कि जिसके बाद अमेरिका पूरी दुनिया में अपना मुसल्लह फौजी ताकत के जरिए अपनी 21वीं सदी में ग्लोबल डोमिनेंस को कायम कर सके। दूसरी बात यह कि 1998 ही के आसपास अफगान तालिबान की यूनिकॉल के साथ निगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गई थी। यूनिकॉल के साथ वो टैप तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे। उस वक्त उसामा अफगानिस्तान में मौजूद था। उस वक्त अफगान तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत करते थे, लेकिन अफगान तालिबान डेलीगेशन अमेरिका जाया करते थे, अमेरिकन डेलीगेशन काबुल आ रहे थे। हामिद कारजाई उस वक्त यूनिकॉल की तरफ से एक कंसल्टेंट के तौर पे निगोशिएट कर रहा था अफगान तालिबान के साथ। और दुनिया में कहीं भी अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्द के तौर पे मशहूर नहीं थे। अमेरिकन उनसे निगोशिएट कर रहे थे, गैस पाइपलाइन की बात की जा रही थी, डील तकरीबन होने वाली थी। और उस वक्त उसामा भी वहां मौजूद था, सो कॉल्ड अलकायदा भी वहां मौजूद थी, लेकिन अमेरिकन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन जब 98 में यूनिकॉल की निगोशिएशंस ब्रेकडाउन हो जाती हैं अफगान तालिबान के साथ और अफगान तालिबान अर्जेंटीनियन गैस कंपनी ब्रिडास को ये कॉन्ट्रैक्ट इशू कर देते हैं, उसके बाद अमेरिकन कांग्रेस में यूनिकॉल ने एक प्रेजेंटेशन दी और साफ साफ यूनिकॉल ने कहा कि हमारी तालिबान से निगोशिएशंस ब्रेकडाउन हो गई हैं, सेंट्रल एशिया के एनर्जी के ज़खायर को लेने के लिए अब वाजिब है कि अमेरिका अफगानिस्तान में रिजीम चेंज करे। इसमें मुझे मगर मसला ये है कि जो लोग एक ग्लोबल डोमिनेशन प्लान की बात करते हैं वो ये भी समझते हैं कि 9/11 एक इनसाइड जॉब है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी हुकूमत ने जो कुछ किया खुद किया ताकि अफगानिस्तान और इराक पे कब्जा किया जा सके और ताकि मशरक़ वस्ता को हमेशा के लिए तब्दील किया जा सके। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि 9/11 वॉज एन इनसाइड जॉब। अमेरिकन गवर्नमेंट CIA इसमें खुद शामिल थे और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि अगर कोई बाहर से दुश्मन आके आपके मुल्क के डिफेंसेस को पेनिट्रेट करे और इतना बड़ा वाकया करे जिसको आप अपना सबसे बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई या वारदात कहते हैं, तो उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि अब 11 साल गुजरने के बाद भी 9/11 की कोई तहकीकात नहीं की गई, किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं बनाया। 9/11 कमीशन बिठाया ना कांग्रेस ने, कोई रिजल्ट उसका सामने आया? कोई एक शख्स को भी नौकरी से नहीं निकाला गया, फायर नहीं किया गया, जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी सीरियस ऐसी नहीं हुई। 9/11 कमीशन बिठाए गए। नो लेस देन हेनरी किसिंजर वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द कमीशन, जिसने अगले ही हफ्ते रिजाइन कर दिया था। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है 11 साल के बाद कि कोई सीरियस अमेरिकन, कोई सीरियस एनालिस्ट पूरी दुनिया में इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि 9/11 बाहर से कराया गया। अता मोहम्मद जो था, जो कहते हैं कि वॉज रिस्पॉन्सिबल मेन पर्सन, इजिप्शियन अता मोहम्मद, जिसने हैम्बर्ग में बैठ के ये प्लानिंग की थी और फिर वहां से देश के अता मोहम्मद ने 6 महीने लाइट एयरक्राफ्ट के ऊपर मियामी का कोई एक फ्लाइंग क्लब था, उस पर ट्रेनिंग की हुई थी। मैंने हर एविएटर से पूछा है कि कितनी ट्रेनिंग चाहिए एक जंबो 757 को, जो कि इस्तेमाल हुए इसके अंदर, उन दोनों जंबो थे, इसलिए कितनी ट्रेनिंग चाहिए कॉकपिट के अंदर। उन्होंने कहा कि बड़े एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 2500 चाहिए इस एक्यूरेसी से, टू ड्रॉप डाउन फ्रॉम 9000 to 1000 फीट एंड गो स्ट्रेट 2500। चारों के चारों जहाजों के ट्रांसपॉन्डर जो थे वो काम नहीं किए। ये तो पता है ना, ट्रांसपॉन्डर होता है जो कि जिस बेरिंग के ऊपर आप जा रहे हैं उस बेरिंग से आप डिविएट नहीं कर सकते, उसी बेरिंग के ऊपर आपको रहना। ट्रांसपॉन्डर काम नहीं कर रहे, चारों के नहीं काम किए ना, जो कि कर सकते थे। तीसरी बात ये, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वार्निंग क्यों नहीं दिए? और अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वार्निंग दिए तो यूएस एयरफोर्स जिसके 4 ऑपरेशनल बेसेस उस एरिया के अंदर है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिक्योर टेरिटरी इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी जो मगर फिर शायद इराक की जंग से ये बहस यकसर तौर पर तब्दील हो जाती है, क्योंकि अगर अमरीकी हुकूमत, अमरीकी अवाम, कांग्रेस मगरबी हुकूमतों और ज़राए इब्लाग को बेवकूफ़ बना के एक मुस्लिम अरब मुल्क पे हमले का जवाब ढूंढ सकती है, तो फिर शायद अमरीकी हुकूमत कुछ भी कर सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि इराक में 10 लाख लोगों की हलाकत के बावजूद इसके कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के झूठ का पोल खुल जाता है, अमरीकी हुकूमत किसी मुजरिम सियासतदान को सजा नहीं दे सकता। यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि दुनिया भर में फैली हुई नफरतों का, इन बढ़ती हुई नफरतों की बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? अनफिनिश्ड बिजनेस। कॉलिन पावेल जैसे शख्स ने यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये बात की कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, एक फेक झूठा केस बनाया, पूरे इराक पर हमला किया, पूरे इराक को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन उसके बाद दुनिया को मालूम हुआ कि वहां पर कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थे। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कंपल्सिव लायर्स हैं, ये बुनियाद इनकी झूठ पर होती है। जब भी ये हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी करते हैं और फॉल्स प्रिटेक्स्ट भी क्रिएट करते हैं मुल्कों पर हमला करने के लिए। फिर भी अगर दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट और सियासतदान और दानिश्वर इस बात को नहीं समझ सकते तो अमेरिका मजीद इनको बेवकूफ बनाता रहेगा। They were itching to appropriate 21st century as the American century। वो जो उनका विजन है ना कि अमेरिका का जो वो
क्या है उसका पेपर लिखा हुआ है उन्होंने, न्यू अमेरिकन सेंचुरी। और न्यू अमेरिकन सेंचुरी में इंसिडेंटली ज़ल्मे खलीलज़ाद भी उसमें शरीक था। ही वाज वन ऑफ द मेंबर्स हु साइंड। कौन कौन प्रिंसिपल मेंबर्स आपके ज़हन में आते हैं? ज़ल्मे खलीलज़ाद एक है, पाइप्स एक है, डैनियल पाइप्स था, पॉल वुल्जोविच था, डिक चेनी था, अबव ऑल जो सबसे ज्यादा इनका गुरु घंटाल है। और फिर उसके बाद बिली ग्रैहम वाज गिविंग बिली ग्रैहम जो उनका पता नहीं इनका इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का जो वो बॉस है, स्पिरिचुअल लीडर है वो, और उसके ताल्लुकात जो जॉर्ज बुश के साथ। चुनांचे इन्होंने, मैं ये सारी चीज रीड कर रहा था, इन्होंने इलेक्शन रिग किया जॉर्ज बुश का, छोटे जूनियर जॉर्ज बुश का, और उसको लेके आए। पैसा बहुत था, रशिया जो था वो डिमोलिश हो चुका हुआ था, और इनके सामने कोई ऑपोजिशन नजर नहीं आई। इन्होंने कहा कि दिस इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, तारीख एक मौका हमें दे रही है कि हम दुनिया को आइंदा 50 से 75 साल तक हम इसको दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, सिक्योर कर लें। पैक्स अमेरिकाना, मैं इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू कर चुका हूं, मैं सोच समझ के बात करता हूं। इन्होंने कहा कि जैसे पैक्स ब्रिटानिया हुआ करता था, इन्होंने एक विजन इनका आया कि पैक्स अमेरिकाना के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो है पहली बात जो है तो इराक को सॉर्ट आउट करें। और ये अब भी नाराज हैं कि आप पहले इराक में क्यों नहीं गए, आप पहले वहां जाना चाहिए ताकि इजराइल को सिक्योरिटी मिले। पैदा कर दी है। इराक का फ्यूचर वही है जो मिडिल ईस्ट का फ्यूचर है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रोजेक्ट फॉर न्यू अमेरिकन सेंचुरी ने ये बात डिफाइन कर दी थी कि 21वीं सदी में अमेरिका को ग्लोबल डोमिनेंस करनी है, एनर्जी के जखायर पर कब्जा करना है, ग्लोबल वाटरवेज जो हैं, जो पानी के रास्ते हैं जिनसे दुनिया की तजारत गुजरती है, जिब्राल्टर से लेकर स्विस तक, इन तमाम इलाकों पर कब्जा करना है। चाहे चीन और रूस को रोकना है जिनकी एक्सपेंशन 21वीं सदी में हो सकती है, और इस्लाम एज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनके लिए एक थ्रेट है। इराक इज पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट। जो कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं, जो लीबिया के साथ कर रहे हैं, जो सीरिया के साथ कर रहे हैं, जो बहरीन के साथ हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, जो इजिप्ट के साथ इन्होंने किया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका हिस्सा है। जब इराक पे हमला करने वाले थे तो न्यू कंजर्वेटिव्स का, न्यू कॉन्स का एक प्लान ये था कि मशरक़ वस्ता को डेमोक्रेटाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे। अब जब अरब स्प्रिंग हो गई है, जबकि हम अलजायर, ट्यूनीसिया, इजिप्ट, फिर लिबिया और शाम में हम मिस्र में जो कुछ सीरिया में हो रहा है, तो आप समझते हैं कि न्यू कॉन्स अल्टीमेटली कामयाब हो गए मशरक़ वस्ता को चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में, कब्जा कर लिया उन्होंने? एक पुराना मकूला है, बी नाइस टू अमेरिका और दे विल ब्रिंग डेमोक्रेसी टू यू। पूरी अरब दुनिया में देख लीजिए, मिस्र की मिसाल लें। मिस्र में इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर हुस्नी मुबारक को हटाया। मिस्र में इस वक्त जमहूरियत है या मार्शल लॉ लगा हुआ है? मिस्र में आपको सरबराह मुमलिकत का नाम भी नहीं मालूम है, क्योंकि वहां पे जर्नैलों की एक हुकूमत है और मार्शल लॉ है, और तमाम तर मिस्र की पॉलिसीज वही हैं जो उससे पहले प्रो इसराइली, प्रो अमेरिकन पॉलिसीज थी। ये जमहूरियत के नाम पर पूरी मुसलमान दुनिया के हिस्से बखरे कर रहे हैं, जिसको पॉलिटिकल डिकैपिटेशन यानी उसकी सियासी सरबराहों को सरबराह कोई मरकज मौजूद न रहे, और उसके बाद जोग्राफियाई तकसीम, ये दो काम तमाम मुसलमान मुल्कों में हो रहे हैं, और जिसको ये डेमोक्रेसी के नाम पर जंग मुसल्लत की हुई है। लीबिया पर इन्होंने किस बुनियाद पर हमला किया? लीबिया को पहले इन्होंने बुनियाद ये बनाई कि बेनगाजी में बगावत बर्पा करवाई। जब फेडरल फोर्सेज ने जाकर बेनगाजी की बगावत को कुचलने की कोशिश की तो सिविलियन के दिफा के नाम पर बराह रास्त नेटो इस जंग में शामिल हो गई, और अब नेटो ये कह रही है कि मोहम्मद कजाफी के खत्म होने के बाद भी, उसके हटने के बाद भी नेटो की फोर्सेज जो हैं वो लीबिया में तवील अरसे तक कयाम करेंगी। लीबिया में जो कुछ हो रहा है उसको अमेरिका की फतह नहीं समझेंगे आप? कैसे? अमेरिका तो आए ही रिलक्टेंट था। देखिए, अमेरिका तो सार्कोजी ने उनको पुश किया, अमेरिका तो आना ही नहीं चाहता था इसके अंदर। ओबामा तो बिल्कुल डिली डाली कर रहा था, ही वाज सॉफ्ट पैडलिंग द होल इशू, और बाकी नेटो के जो ममालिक थे वो भी यही कर रहे थे। ये तो सार्कोजी का वेस्टेड इंटरेस्ट था जिसकी वजह उसने किया। अरब स्प्रिंग इन द अरब वर्ल्ड, असल ऑब्जेक्टिव ग्रेटर इसराइल का कयाम है। ये इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई बात, हम अपनी तरफ से इजाद नहीं। ग्रेटर इसराइल क्या होगा? ग्रेटर इसराइल के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि जोग्राफिया इसराइल का फैलाकर, क्योंकि वो मदीने की रियासत के करीब तक आना चाहते हैं, दूसरी तरफ सिनाई से लेकर मिस्र के तमाम इलाका ये कब्जा करना चाहते हैं, और इराक के अंदर तक, दरिया फरात तक। वो एक नक्शा इन्होंने हाइपोथेटिकल बनाया हुआ है जो उनके नजदीक इसराइल को इन्होंने फिजिकली एक्सपैंड यहां तक करना है। इसराइल उस वक्त तक एक्सपैंड नहीं हो सकता जब तक कि आसपास के अरब ममालिक डिसमेंबर होकर, तकसीम होकर, तोड़कर इराक जैसी हालत उनकी ना बना दी जाए। यानी कोई मुसल्ला मुनज़्ज़म मुसलमान मुल्क ना रह जाए जो इसराइल के मुकाबले पर मज़ाहमत दे सके। इसलिए इन मुल्कों में अनार्की बर्पा करना जरूरी है। अब जबकि हम देख रहे हैं कि मशरक़ वस्ता में जगह जगह रजीम चेंज हो रही है, अलजायर में हो गई, इजिप्ट में हो गई। आखिरी रजीम कौन सी आपके ख्याल में चेंज होगी? सीरिया नहीं, आप आइए ना उस जगह जहां जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ईरान? नहीं
कमाल है, अभी राम ने तो रेवोल्यूशन आ गया वो सऊदी अरब, लेकिन वो सबसे बड़ा एलाई है इनका, सारा कंट्रोल लिबिया के अंदर, बहरीन के अंदर। एक गेम है जिसके अंदर दे हैव लॉस्ट इट, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी। अरब स्प्रिंग अमेरिका की फतह नहीं है, नहीं, किसी जरूरत में भी नहीं। ये उनका एक रेटरिक था। अब जो आपका बिल, उनका सबसे बड़ा जो यहूदियों का जो है, जिसका ल्यूस बर्नार्ड, नहीं जो कुछ लिबिया में बर्नार्ड ल्यूस है, ये क्या बर्नार्ड ल्यूइस, जिसने कहा था कि व्हाट वेंट रॉन्ग। मैं उसका इंटरव्यू 2 महीने पहले देख रहा था, रिमार्केबल। वो कहता है कि मैं पहले जमहूरियत इनके लिए कहता था, इनको दो, नाउ लेट देम इवॉल्व देयर ओन सिस्टम। एम्बुलेंस आई है तो 9/11 के बाद किसने बेनिफिट किया? हुकूमत वक्त ने अगर कुछ पैसे लेकर अगर उसको हराम में हड़प करके खयानत में जाया कर दिए हैं तो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी रियासत को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा है। अफगानिस्तान में अमेरिकन इन्वेजन पाकिस्तान की जंग नहीं थी। पाकिस्तान ने अनकंडीशनली अमेरिकन का साथ देकर अमेरिकन न्यू कॉन्स के लिए वो खेल आसान कर दिया जो वो बिलाखिर पाकिस्तान और ग्रेटर मिडिल ईस्ट में खेलना चाहते थे। अब जबकि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है तो कुदरती बात है कि 9/11 के चैप्टर को बंद होना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि ये कहानी बदस्तूर जारी है। ये एक बैडली क्राफ्टेड ड्रामा था और फ्लॉ इसके अंदर बहुत ऑब्वियस है। पहली बात तो ये है कि वो कंपाउंड बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड पड़ा हुआ था, जबकि इतना इंपॉर्टेंट आदमी वहां रह रहा था। ये मजाक है, वहां से ऑपरेट भी कर रहा था अकॉर्डिंग टू देम। फिर उसके बाद इनके 3 जहाज आए थे, एक गिर गया, 2 में से बाकी सबको लेके डेड बॉडी भी ले गए। पहले इन्होंने कहा कि खालिद भी, उसका बेटा बड़ा जो था, वो भी मारा गया था वहां पे, उसका जिक्र ही नहीं, गायब है बिल्कुल। खालिद गायब है ना, उस सीन में सारे गायब। फिर यह है कि उसामा सडनली वाज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन दे रीच द 3rd स्टोरी, तीसरी स्टोरी पे जाके ओ बाबा हेलीकॉप्टर वहां गिर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, इतना शोर है, नॉइज है, आपको पता ही नहीं चला कि उसामा वाज अनअवेयर। ओबामा ने झूठ बोला पहला आके कि उसने रिजेक्ट किया था, हमने मारा, तो देख रहे थे ना, दे वर लाइव वॉचिंग लाइव। इसका ये मतलब है कि कहीं ये नहीं कि उसको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स ही डिलिबरेटली टोल्ड ए लाई। फिर उसने क्या किया, कहा कि नहीं वो तो अनाम था, हमने उसको अनाम को मारा। अनाम को अगर मारा था तो कितना बड़ा जुल्म किया आपने, कोई पूछता नहीं इनसे। सिर्फ फिडेल कास्ट्रो ने इसके ऊपर कहा है, उसने कहा कि एक आदमी को जो अनाम था और बुढ़ा था, उसकी बीवी और बच्चों के सामने आपने कत्ल कर दिया, तो यू आर मर्डरर्स। आपके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए ओबामा और उसके साथियों के ऊपर जो सिचुएशन रूम में बैठे वॉच कर रहे थे। अब एबटाबाद वाला वाकया दोबारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ना तो उसामा वहां मौजूद था, ना उसामा मारा गया, ना उसामा की तस्वीर अमेरिकन ने दिखाई है, ना दुनिया के पास कोई प्रूफ नहीं है। और वो अमेरिकन जो कंपल्सिव लायर्स हैं, जिनकी तारीख हम जानते हैं कि मुसलसल झूठ बोलते चले आए हैं। 9/11 भी फॉल्स फ्लैग था, 9/11 की टर्मिनेशन जो एबटाबाद ऑपरेशन की कर रहे हैं वो भी फॉल्स फ्लैग थी। और एबटाबाद का मकसद क्या था? एबटाबाद ऑपरेशन का एक मकसद तो यही था कि दुनिया को यह बताया जाए कि हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया जिसके लिए हमने अफगानिस्तान में जंग शुरू की थी, क्योंकि ये बेइज्जत हो रहे हैं अफगानिस्तान में, शायद इनको निकलना पड़े। सवालात उठ के अमेरिकन वॉर्स जो ये मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं वो जंगें बंद नहीं होंगी। उसामा सिर्फ एक बहाने का नाम था, अलकायदा एक बहाने का नाम था। आजकल आप अगर मीडिया में भी नोट करें तो ये अलकायदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जो जंगे मुसल्लत की हुई, आज के लिए ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, सिविलियन पॉपुलेशन को बचाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने लिबिया पे हमला किया, उन्होंने अवामुन्नास को बचाने की बात की और लिबिया पर हमला कर दिया, और अब यही हमला इसी बुनियाद पर शाम पर करेंगे। अलकायदा अब इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अलकायदा से बात बहुत आगे जा चुकी है। अब ये इतनी ज्यादा ताकत के साथ मुसलमान दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, उसामा या अलकायदा के बहाने की इनको जरूरत नहीं है। ये तूफान उनको 9/11 के बाद इसकी जरूरत थी, वो उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको क्लोज कर दिया। अब ये दे आर टू एरोगेंट नाउ, दे आर टू स्ट्रांग नाउ। ग्रैंड आर्मी, क्या 9/11 का मकसद सिर्फ यही था कि अफगानिस्तान के ऊपर आके हमला करके और उसको तहस नहस करना है और अलकायदा को डिस्पर्स करना है? अगर अलकायदा को डिस्पर्स करना था तो फिर अलकायदा के लियोन पेनाटा ने खुद कहा कुछ अर्सा पहले कि 70 से 100 आदमी इस इलाके में मौजूद हैं, और 70 से 100 आदमी तो फ्रांस में भी होंगे, उनके जर्मनी में भी होंगे जहां वो प्लानिंग हुई सारी, इंग्लैंड में इससे भी ज्यादा होंगे, और यमन में तो हर कोई जानता है कि, तो फिर आप यहां पे क्यों टिके हुए हैं? इसका मतलब है कि मकासद वो नहीं थे जो कि बज़ाहिर, यानी पोजीशन और पॉलिसी के दरमियान, पॉस्चर और पॉलिसी के दरमियान एक फर्क है, गैप है। पॉस्चरिंग ये थी कि हम अलकायदा के लिए जा रहे हैं, लेकिन पॉलिसी इज डिफरेंट। पॉलिसी जो थी वो यहीं पे आके उनसे गलती भी हुई।
میرے خیال میں. اور اگر القاعدہ نے یہ کیا بھی، اول تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن جس کسی نے بھی کیا، گرینڈ ڈائیورشنری موومنٹ، یعنی ان کو پھنسا دیا افغانستان میں، جبکہ القاعدہ کا تو فوکس ہی مڈل ایسٹ تھا شروع دن سے. وہ صومالیہ میں تھے، وہ سعودی عرب کے وہ جو اڈے تھے ان کے خلاف تھے، وہ اسرائیل اور فلسطین، ان کا کاز فلسطین تھا، افغانستان نہیں ہے ان کا کاز. دیکھیں اس میں پاکستان کا بھی بھلا تھا، اینڈ آئی تھنک سم ویئر پاکستان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. پاکستان وانٹیڈ ٹو سی امریکہ آؤٹ آف دس ریجن. یہ ہمارے فائدے میں ہے نا، آپ مانتے ہیں نا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارا اس میں ہے کہ اب امریکن یہاں سے دفع ہو جائیں. دوسرا ان کا یہ تھا کہ اب اس وار کو اینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ $126 بلین افغانستان میں خرچ کر رہے ہیں ایوری ایئر، $126 بلین. اب اتنا بڑا خرچ جو ہے بوجھ برداشت نہیں کرتے ان اے وار وچ ہیز آلریڈی بین لاسٹ. اور اوباما صاحب 1 دسمبر 2009 کو کہہ چکے ہیں کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے. اگر انہیں جانا ہے تو پھر وکٹوریس نوٹ پہ جانا چاہتے تھے. دے وانٹیڈ ٹو اسٹیج اے ڈراما کہ ناؤ the matter finished, we were after Osama is gone and therefore we can call off the war. ناظرین یہ عین ممکن ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہو، کوئی ایسی حقیقت ہو جسے ہم سمجھ نہیں پائے. لیکن 9/11 کی تمام تر کہانی میں ایسے سینکڑوں سوال ہیں جن کا کوئی جواب نہیں. لیکن ایک چیز 10 برس گزرنے کے بعد ایک چیز بڑی واضح ہے، عراق، افغانستان اور پاکستان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور اب جبکہ اسامہ بن لادن نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ 9/11 کے اس چیپٹر کو بند کیا جائے. دس چیپٹر نیڈس ٹو بی کلوزڈ. 9/11 کے یہ امیجز نئے نہیں ہیں. گزشتہ 10 برس میں انہیں آپ سینکڑوں دفعہ دیکھ چکے ہیں. لیکن جو نئی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ نئی بات یہ ہے کہ 10 برس کے بعد 9/11 کی کہانی اب وہ کہانی نہیں رہی جسے آج بھی امریکی اور مغربی ذرائع ابلاغ ہمیں سنانا چاہتے ہیں. 9/11 کے بدنصیب دن میں خود نیو یارک میں تھا. مجھے احساس ہے کہ ایک ہی شہر میں 3000 انسانوں کا ایک دم اچانک سے مر جانا بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن گزشتہ 10 برس میں عراق، افغانستان اور پاکستان میں 10 لاکھ سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. لاکھوں گھرانے اجڑ چکے ہیں. اب 9/11 کی کہانی ان لوگوں کی کہانی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے 9/11 کی کہانی پاکستانی کی زبانی. لیکن یہ پاکستانی میں نہیں ہوں، یہ پاکستانی وہ 10 اوپینین میکر اور کامنٹیٹرز بھی نہیں ہیں جن سے میں بات کرنے چلا ہوں. یہ پاکستانی ہم سب ہیں، یہ پاکستانی آپ ہیں. اور یہ کہانی اس خوف، دکھ اور غم کی کہانی ہے جسے ہم سب نے سہا ہے. یہ کہانی اس دکھ، غم اور خوف کی کہانی ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. اور یہ کہانی ان شکوک کی کہانی ہے جس میں ہم سب مبتلا رہے ہیں. اور اس کہانی، اس بحث کا آغاز اس بنیادی سوال سے ہوتا ہے کہ 9/11 نے امریکہ اور دنیا اور ہم سب کی زندگیوں کو کس طرح سے یکسر تبدیل کر دیا. افغانستان کی جنگ دوسری جنگ عظیم اور ویتنام کی جنگ سے زیادہ طویل ثابت ہو رہی ہے. 9/11 کے ہائی جیکرز میں سے نہ کوئی افغان تھا نہ طالبان. تعجب سے لوگ سوچتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کرنے میں اتنی جلدی کیوں کی. جب امریکن ایمبیسڈر اور دوسرے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ملا عمر سے کہ آپ ہینڈ اوور کریں، تو ملا عبدالسلام ضعیف میرے گھر آئے کھانا کھانے کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہینڈ اوور نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہم ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ثبوت تو لائیں. تو میں نے کہا کوئی ثبوت نہیں دیے انہوں نے کہا نہیں، مجھے نیلام جو یہاں پہ ایمبیسڈر تھے امریکہ